नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवशाहुणं ऐसो पंच नमस्कारो सर्वभाव पणाशनो मंगलाणं च सवेसं परमं भावै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें प्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। धन्यवाद। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आप लोग आपके डाउट्स लिख के लाए हैं क्या गुलस्थान स्वरूप की बुक में से? पेज नंबर 57। 67 57। पेज नंबर 57। हाँ 11वां गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर जो दिया है, हाँ इसको मोक्ष जाने से पूर्व द्विचरम समय में 11 गुण स्थान पुनः प्राप्त करे, तो 11 गुण स्थान मोक्ष जाएगा तो कैसे से प्राप्त करेगा वो उसमें? देखिए, हम जो 8 से 10 गुणस्थान की जब हम बात करते हैं ना, 8 से 10 गुणस्थान जो होते हैं वो उपशमक श्रेणी के भी होते हैं और शपक श्रेणी के भी होते हैं। तो जब भी हम इनके बीच का अंतर देखना चाहेंगे तो फर्स्ट उत्कृष्ट अंतर की बात करें, फर्स्ट टाइम हम उसको शुक्ल पक्षिक बनते ही अंतर मूर्त में उपशमक श्रेणी का आरोहण करवा देंगे, तो वो 8 से 10 किसी भी गुणस्थान में चला जाएगा। और मैक्सिमम लेना है हमको अंतर, मतलब इस बीच में वो उन गुण स्थानों को टच नहीं कर रहा है, और लास्ट में जो उसका मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुक्त पहले वो शपक श्रेणी का आरोहण कर रहा है, और उस समय पे ये 8 से 10 गुण स्थान आ रहे हैं। यहाँ पर है उपशमक श्रेणी और यहाँ पर है शपक श्रेणी। ठीक है, मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुक्त पूर्व, मतलब ये उसका चरम भव है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे उपशमक है, यहाँ पे शपक है, उसकी अपेक्षा हमने ले लिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उपशमक वाला ही 8वां गुण स्थान हो और उपशमक वाला ही 8वां गुण स्थान वापस हो, तो दो उपशमक वाले 8वें गुण स्थान के बीच का अंतर उत्कृष्ट कितना होगा, तो हम उसमें चरम भाव नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो शपक की बात कर रहे हैं, और शपक श्रेणी जिस भाव में हो रहा है उस भाव में उपशमक श्रेणी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके एक भाव पूर्व उसको लास्ट अंतर्मुहूर्त में वो करवा देंगे, उपशमक श्रेणी का आरोहण की अपेक्षा। ये यहाँ पे भी उपशमक श्रेणी थी, यहाँ पे भी उपशमक श्रेणी है, उसकी अपेक्षा। अब सेम टू सेम जब दोनों जगह उपशमक श्रेणी की बात करेंगे, तो यहाँ भी 11वें में आ सकता है, यहाँ भी 11वें में आ सकता है। ये जो भव होगा वो द्विचरम भव होगा। यहाँ पर हम 11वां, एक बार वापस 11वें के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अब ये मान लेते हैं कि क्या शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर्मुहूर्त पश्चात ही उसने 11वां गुण स्थान प्राप्त किया। उसके बाद फिर वो पूरे अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उसने क्या नहीं करा, 11वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करा। और उसके बाद ये उसका लास्ट भव था, उसमें उसको चरम भव में अंतर्मुहूर्त पश्चात या जब भी शपथ श्रेणी उसने आरोहण करी, तब उसका 11वां गुण स्थान तो आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि शपथ श्रेणी का आरोहण हुआ है। अब शपथ श्रेणी वाले भव में उपशमक श्रेणी कर नहीं सकता, तो पूरे भव में 11 की मनाही हो गई। अब पूरे भव में 11 की मनाही हो गई, तो उसके जस्ट एक पहले वाले भव में अगर उसको उपशमक श्रेणी आरोहण करवा दें और तब अगर वो 11वां गुण स्थान प्राप्त करेगा, तो इस अपेक्षा से कहा है कि चरम भव में 11वां गुण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। 8 से 10 को चरम भव में प्राप्त कर सकता है, पर 11वां गुण स्थान प्राप्त करने के लिए उसका द्विचरम भव कहलाना आवश्यक है। ठीक है, और ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसमें उपशमक श्रेणी का आरोहण है, इसमें शपक श्रेणी का आरोहण है, मतलब ये भी मनुष्य का भाव है और ये भी मनुष्य का भाव है। इसमें ये अंडरस्टूड होता है, मतलब ये अंडरस्टूड बात है कि ये जो मनुष्य का भाव है वो मनुष्य का भाव, मतलब ये मनुष्य के भाव में उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण किया, तब तक वो मतलब उसने इसमें आयु का बंध नहीं किया होगा, देव आयु का बंध नहीं किया होगा, मनुष्य या तिर्यंश आयु का बंध नहीं किया होगा। उसने मनुष्य आयु का ऑलरेडी बंध किया हुआ होगा, या फिर वो बाद में भी करेगा तो मनुष्य आयु का ही बंध करेगा। ये ध्यान में रखना रहेगा। मतलब ओके। क्लियर हुआ है क्या अभी? हाँ हाँ,
थैंक यू। ओके। द्विचरम की अपेक्षा से लिया क्योंकि हम चरम नहीं ले सकते थे। और यहाँ पर अगर उपशमक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमको द्विचरम ही बोलना पड़ेगा। दो उपशमक श्रेणीवर्ती 8वां गुण स्थान हो या फिर दोनों उपशमक श्रेणीवर्ती 10वां गुण स्थान पूछ लें, तो आपको फिर द्विचरम भाव के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखनी। वो काल उतना ही रहेगा, काल देशोन्नत पुद्गल परावर्तन ही रहेगा, पर यहाँ पर चरम भाव शपक श्रेणी की अपेक्षा है और द्विचरम भाव में उपशमक श्रेणी हो सकती है। ओके। ठीक है। आ गया समझ में। थैंक यू। और अनुश्री जी, किसी इसमें को और डाउट है? दूसरे सारे भव भी करेगा क्या वो? दूसरे भाव मतलब? और दूसरे मतलब किसी तिर्यंच का देवता का भव भी कर सकता है? कब? पुद्गल परावर्तन तक क्या हाँ हुआ ना? बिल्कुल, कुछ भी। पूरे अर्धपुद्गल परिवर्तन बहुत बड़ा काल है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको चारों गतियों में भटकना ही पड़ेगा, कितनी बार मिथ्यात्व को भी प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है। अभी और कोई डाउट है क्या स्पेसिफिकली इन दोनों बुक में से रिलेटेड? कोई भी डाउट है तो देख लेंगे। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। कोई अ, डाउट हो या कोई सा द्वार एक्सप्लेन करने का हो तो आपकी तरफ से बता दीजिए, नहीं तो फिर हम एक बार ले लेते हैं कंटिन्यू जो भी रहेगा। हाँ बोलिए। जैसे उपसमक सरणी वाला जीव है, हाँ, श्रेणी अवरोहण करके दूसरे गुण स्थान में आके काल करके कहाँ कहाँ जा सकता है? कहाँ कहाँ जा सकता है वो अभी हमारी इसका विषय नहीं है ना। ओके। मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करेगा, बाकी गुणस्थान स्वरूप रिलेटेड कोई होगी वो गति आगति वाली बातें हो जाएंगी, या दूसरी जो भी होगा अभी। नहीं, एक छोटा सा डाउट था। तीन विकेंद्र में जा सकता है कि नहीं ऐसे? वो मेरा इतना ध्यान में नहीं है, ओके। है ना। हाँ। गति आगति के थोकड़े या कोई दूसरे थोकड़े में से वो बात निकलती हो कि श्रेणी चढ़ने वाला अगर अबद्धायु है, बद्धायु तो न देवायु ही होनी चाहिए, अबद्धायु है तो फिर वो काल करके कहाँ कहाँ जा सकता है, वो सब एक बार को ध्यान में नहीं है। कौन से थोकड़े में मिलेगा ये भी मेरे को ध्यान में नहीं है। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट है? कोई द्वार एक्सप्लेन करना है? अंतर द्वार को लेना है क्या पूरा एक बार? प्लीज फटाफट हाँ, रिप्लाई अंतर्द्वार करिए। को ले लीजिए एक बार। अंतर द्वार अंतर्द्वार लेना ले है एक बार? लीजिए। हाँ, ठीक है, ले एक लीजिए बार, एक बार। एक बार पूरे से अंतर द्वार ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गुणस्थान की बात करेंगे। फर्स्ट गुणस्थान का अंतर मतलब फर्स्ट गुणस्थान को छोड़कर वापस फर्स्ट गुणस्थान में अगर जीव को आना है, तो फर्स्ट गुणस्थान में जीव था, उसके बाद फिर पुनः वो फर्स्ट गुणस्थान में आए, तो इतना लंबा काल वो कहाँ रहेगा? तो फर्स्ट में नहीं है, मतलब 2 एंड अबव इट, 2 से 14 में रहेगा। अगर वो 2 में आया तो उसको फर्स्ट में आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार के लिए लंबा काल काटने के लिए उसको एक बार दो भी नहीं बताओ, तो ऊपर के जो भी है मतलब सम्यक अवस्था है या फिर सम्यक मिथ्यात्व की जो अवस्था है, उसमें क्या बता रहे हैं? सम्यक की मैक्सिमम स्थिति कितनी रह सकती है, मतलब कितने टाइम तक मैक्सिमम जीव सम्यक्त में रह सकता है, तो बताया छाछठ साग्रोपम झाझेरी। ठीक है। अब अगर हम अ, आगम के मत के अकॉर्डिंग बात करें, तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से वापस मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आने के बीच में वो अगर सम्यक्त्व का स्पर्श कर रहा है तो वो मैक्सिमम छाछठ साग्रोपम छाछेरी का काल उसका रहेगा। उसके बाद फिर वो मिथ्यात्वस्था को प्राप्त कर जाएगा। इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर छाछठ साग्रोपम झाझेरी है। ये है आगम के मत के अकॉर्डिंग। अगर हमसे कर्म ग्रंथिक मत पूछे, तो कर्म ग्रंथिक मत में बोला है कि ये जो सम्यक्त्व का छाछठ साग्रोपम काल है, तो छाछठ साग्रोपम सम्यक्त्व में रहा, अंतर्मुहूर्त के लिए वो सम्यक मिथ्या तो थर्ड गुण स्थान में आ गया, फिर छाछठ साग्रोपम वापस से वो इसमें रहा, सम्यक्त्व में। ठीक है। तो ये है अंतर्मुहूर्त का काल। तो ऐसा छाछठ प्लस अंतर्मुहूर्त मिला के 132 साग्रोपम झाझेरी का जो काल हो जाता है, वो इसके मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। जघन्य अंतर कितना होगा? तो बताया जघन्य अंतर है अंतर्मुहूर्त का, क्योंकि अंतर्मुहूर्त पश्चात वापस जीव मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जघन्य अंतर एक समय का क्यों नहीं बताया? इसी जैसे हमने ये बोला मैक्सिमम, वैसे ही आप निकाल सकते हैं। सम्यक्त्व में रहने का मिनिमम काल क्या है? अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त। है।
एक समय के लिए सम्यक्त्व में रहकर वापस मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई जीव सम्यक्त्व का स्पर्श कर रहा है या फिर मिथ्यात्व का स्पर्श कर रहा है तो अंतर्मोट काल तक वो उस अवस्था में रहता है और उसके बाद फिर वो काल कर सकता है। अब जब हम साधन की बात करते हैं तो चलो हो गई सम्यक दृष्टि का काल, सम्यक्त्व का काल, मिनिमम अंतर्मुठ। अगर हम साधन की बात करें तो साधन गुणस्थान का जघन्य एक समय का होता है, पर साधन वाला कहाँ से आ रहा होगा? साधन वाला भी तो ऊपर के गुणस्थानों से ही आ रहा होगा, प्रथमोपशम उससे गिर द्वितीयोपशम के आ से ही आ रहा है। रहा होगा, है ना? तो वो मिथ्यात्व से एक समय साधन में आके वापस मिथ्यात्व में चला जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं होता। फिर बात आती है सम्यक मिथ्यात्व की। सम्यक मिथ्यात्व की जब बात करेंगे तो उसका भी जघन्य कितना है, एक समय है क्या? नहीं, अंतर्मुख उसका भी अंतर्मूर्त है। तो अगर मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में जाए या फिर मिथ्यात्व से सम्यक कोई से भी सम्यक्त्व में जाए तो उस जीव को अंतर्मूर्त रहना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो मिथ्यात्व में आता है। तो उसका जघन्य अंतर हो गया अंतर्मूर्त का। ठीक है, अब बात पेज से कौन से पेज से पढ़ा रहे हो मैडम ये? पेज नंबर 54 गुणस्थान स्वरूप की बुक। थैंक ठीक है, अभी सेकंड गुणस्थान का देख लेते हैं। अब इसमें कैसे किस प्रकार से उसने सम्यक्त्व को छाछठ साग्रोपम बताया। तो यहाँ पे अलग 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 विकल्प बन सकते हैं छाछठ साग्रोपम झाजे, मतलब छाछठ साग्रोपम कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग। अभी हमको सिर्फ छाछठ की बात करनी है। तो छाछठ का काल किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन वहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर हम एक एक साग्रोपम के इतने सारे बना दें या जैसे भी कर दे तो हम मतलब उस समय हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आने जाने वाला है, कितने टाइम तक रहने वाला है, वो सब चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही हमारा वो विकल्प सही बनेगा। इससे बेटर है अभी हमें जो दिया हुआ है इनकी अपेक्षा हम समझ लेते हैं कि 33 आग्रोपम में मैक्सिमम 2 बार रह सकता है। उसके बाद वो जो ये 1 करोड़ पूर्व की जो अवस्था है वो उसका चरम भव है। तो 1 करोड़ पूर्व यहाँ पर मिथ्यात्व अवस्था से सम्यक्त्व में आया, 33 आग्रोपम की स्थिति वाला देव बना, सम्यक्त्व अवस्था रहा कंटिन्यू। ये कौन सा है? 33 आग्रोपम वाला अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं, वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर एकांत सम्यक्त्व अवस्था में उसने 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य बांधी, फिर वहां से वापस उसने 33 आग्रोपम की आयुष्य बांधी, फिर वहां से वापस 1 करोड़ पूर्व उसका चरम भव होगा, क्योंकि 2 बार से ज्यादा अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते। फिर एक अलग प्रकार का बताया है कि 22 वाला जो देव बना वो 3 बार में उसने 66 आग्रोपम का काल कंप्लीट करा। ठीक है, तो वो इस प्रकार से बताया गया है। तो ये किसकी अपेक्षा बोला है? ये बोला है सादी सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि। सादी सपर्यवसित क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व क्यों हुई थी? क्योंकि मिथ्यात्व से अगर वो सम्यक्त्व में आ रहा है मतलब वो मिथ्यात्व अनादिकाल का मिथ्यात्व नहीं था, उसके पास ऑलरेडी प्रथमोपशम किया हुआ है और फिर उसके पास इसकी सम्यक दृष्टि जो मतलब सम्यक वेदनी की सत्ता है वो ऑलरेडी है। तो साधी मिथ्या दृष्टि है और सपर्यवसित मतलब जिसकी एंडिंग, ऑफ कोर्स इसकी एंडिंग हुई है, सम्यक्त्व को प्राप्त किया है तभी मिथ्या दृष्टि की अवस्था की एंडिंग हुई है। तो साधी सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर छाछठ साग्रोपम झाजेरी बताया। किसके अकॉर्डिंग बताया? ये ध्यान रखना, श्री जीवाभिगम सूत्र के अनुसार और कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 132 साग्रोपम झाजेरी है। ठीक है, फिर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड गुणस्थान में सेकंड थर्ड फोर्थ एक एक चलते हैं। सेकंड गुणस्थान में बताया है क्या क्या कंडीशन है सेकंड गुणस्थान की, ध्यान रखना। पहली तो है जघन्य और फिर उत्कृष्ट की बात करेंगे। उत्कृष्ट समझना बहुत इजी है, साधन गुणस्थान है मतलब उसको उत्कृष्ट बताने के लिए, किसी को भी उत्कृष्ट बताना है तो यहाँ पे मोक्ष जाने के अंतर्मुठ पहले की अवस्था की बात करना है और यहाँ पे शुक्ल पाक्षिक बनते ही उस अवस्था को प्राप्त करे। तो शुक्ल पाक्षिक बनते ही वो जीव ने क्या करा? प्रथमोपशम की प्राप्ति करी। ठीक है, या फिर द्वितीयोपशम की प्राप्ति। तो ऐसे प्रथमोपशम की प्राप्ति से घटित करेंगे तो थोड़ा मतलब और ज्यादा वाइड रेंज मिल जाएगी हमको। अभी बस इतना ही समझ लेते हैं कि शुक्ल पाक्षिक बना, अंतर्मुठ पश्चात सेकंड गुणस्थान को वो प्राप्त कर लिया। किस अपेक्षा से प्राप्त किया? तो हमें ध्यान में रखना है प्रथमोपशम की अपेक्षा, मतलब प्रथमोपशम के बाद में सासदन को प्राप्त किया। उसके बाद फिर देशों पुद्गल परावर्तन काल तक उसने सेकंड गुणस्थान को टच नहीं किया, संसार में परिभ्रमण करता रहा और मोक्ष जाने के अंतर्मुठ पूर्व, मतलब कोई भी गुणस्थान में अगर आपको पूछ रहे हैं, शॉर्ट सिंपल में आपको यही लिखना है कि शुक्ल पाक्षिक होते ही अंतर्मुठ के अंदर सेकंड को प्राप्त किया, थर्ड को प्राप्त किया, फोर्थ को प्राप्त किया, जो भी है
शुक्ल पाक्षिक होते हैं के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में परिभ्रमण और मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व दूसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, तीसरे को, चौथे को, जिसको भी प्राप्त किया। बस 11वें को नहीं प्राप्त कर सकता वो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व, क्योंकि वो चरम भव में 11वां नहीं टच करेगा, द्विचरम भव में करेगा। ठीक है, तो अंतर्मुहूर्त पूर्व मतलब कैसे, तो समझ लेना कि अंतर्मुहूर्त पूर्व कैसे हुआ। अंतर्मुहूर्त पूर्व मतलब उसका जो लास्ट अंतर्मुहूर्त है उसमें उसको शपथ श्रेणी आरोहण भी करना है, उसके पहले शायिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त करना है। उसके पहले वो जब औपशमिक सम्यक्त्व में था, मतलब शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला शयोपशम था, शयोपशम से भी पहले ये मोक्ष जाना है उसको, मोक्ष जाने के पहले उसको अंतर्मुहूर्त, जो अंतर्मुहूर्त में हम सेकंड गुण स्थान प्राप्त करवा रहे हैं, ठीक है, वो उसमें अंतर्मुहूर्त में क्या क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। उसी अंतर्मुहूर्त में उसने शपथ श्रेणी का आरोहण किया, और शपथ श्रेणी आरोहण करने के लिए वो शायिक सम्यक्त्वी बना, शायिक सम्यक्त्वी बनने के लिए वो शयोपशमिक सम्यक्त्वी था, शयोपशमिक सम्यक्त्वी के पहले मिथ्या दृष्टि अवस्था होगी, मिथ्या दृष्टि, हाँ, मिथ्या दृष्टि अवस्था होगी, और मिथ्या दृष्टि अवस्था के पहले सासादन की अवस्था होगी, और फिर सासादन के पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पर वो प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम पे था। ठीक है, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम से वो सासादन बना, सासादन बनने के बाद वो मिथ्यात्व में गिरा, मिथ्यात्व में गिरने के बाद वो शयोपशमिक बना, शयोपशमिक बनने के बाद वो शायिक बना, शायिक बनने के बाद, अच्छा यहाँ पे था ना, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना, ये है, ये सेकंड गुण स्थान क्या लिया था, देखो ये है प्रथमोपशम द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम से इस पॉइंट पर वो सेकंड गुण स्थान में आया, इस पॉइंट पर क्या एक पूरा ले लेते हैं, यहाँ पे वो सेकंड गुण स्थान में आया, सेकंड गुण स्थान के बाद कंपलसरी मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करता है, मिथ्यात्व के बाद वो कंपलसरी शयोपशमिक को प्राप्त करेगा, शयोपशमिक के बाद वो शायिक को प्राप्त करेगा, शायिक के बाद वो शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा, फिर उसके बाद फिर वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा। तो ये सब करना मतलब मोक्ष जाने के अनुश्री जी, अंतर्मुहूर्त, बीच में बोल रही हूँ, आपने द्वितीयोपशम भी बोला है, ये तो एक्चुअली अंतिम भव है ना, तो द्वितीयोपशम नहीं प्राप्त करेगा ना। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ये प्रथमोपशम वाला होगा। हाँ, प्रथमोपशम वाला ही होगा। हाँ, प्रथमोपशम है, प्रथमोपशम से वो सासादन में गया, मतलब कहना ये चाह रहे कि मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले जो बोल रहे हैं हम, उस अंतर्मुहूर्त में ये सब चीजें हो रही हैं, और ये सेकंड गुण स्थान है। और पहले क्या था, तो पहले शुक्ल पाक्षिक बनते ही यहाँ पे भी प्रथमोपशम से ही, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों में प्रथमोपशम से हो रहा है, यहाँ भी प्रथमोपशम के बाद ही वो सेकंड गुण स्थान को प्राप्त हो गया, और उसके बाद फिर वो सेकंड गुण स्थान से सेकंड गुण स्थान का उत्कृष्ट काल घटित हो गया। जघन्य की बात करें तो जघन्य के लिए समझते हैं, जघन्य में क्या बोला हमको, बिल्कुल यहाँ पे उसने सेकंड प्राप्त किया, उसके बाद जो बहुत कंपलसरी अवस्थाएं हैं वो ही हमको रखना है, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि हमको जघन्य काल घटित करना है। ठीक है, तो अब बोलते हैं ऐसा बोल सकते हैं कि ये सासादन है। ठीक है, अब सासादन का काल है, सासादन कहाँ से आया, हो सकता है वो प्रथमोपशम से आया हो सकता है वो द्वितीयोपशम से आया हो। ठीक है, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम से आया, ये प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम की अवस्था थी। अब प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में कितना काल शेष रहते सासादन मिल सकता है, मतलब सासादन की प्राप्ति हो जाती है, तो ये अगर प्रथमोपशम का टोटल काल है तो उसमें जघन्य एक समय या फिर उत्कृष्ट छह आवली का, तो हम कुछ भी हो सकता है, एक समय हो या फिर छह आवली का, कुछ भी काल में वो सेकंड गुणस्थान था। हमको तो अंतर देखना है, अंतर कब देखा जाता है, जब वो उस गुणस्थान को छोड़ दे उसके बाद से। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक समय रहा हो या छह आवली का रहा हो, जितना भी रहा हो, जगह ने एक समय उत्कृष्ट छह आवली का काल शेष रहने पर सेकंड गुण स्थान को वो प्राप्त किया। अब उसके बाद क्या है कंपलसरी, उसके बाद है कंपलसरी उसकी मिथ्यात्व की अवस्था, तो वो उतने टाइम तक कंपलसरी मिथ्यात्व में रहा। अब उतने टाइम तक मिथ्यात्व में रहने के बाद कितना रह सकता है, मिनिमम अंतर्मुहूर्त काल, जो मिनिमम रहता है उसका पहले गुणस्थान का जो मिनिमम काल रहता है वो अंतर्मुहूर्त काल रहा। वहां से वो वापस उसको क्या करना है, अब हमको वापस उसको सेकंड गुण स्थान में पहुंचाना है, तो सेकंड गुण स्थान में पहुंचाने के लिए उसको किस में पहुंचाना पड़ेगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा औपशमिक सम्यक्त्व में, औपशमिक सम्यक्त्व का जो भी काल शेष रहेगा उस हिसाब से।
औपशामिक सम्यक में उसको पहुंचाना है। औपशामिक सम्यक में पहुंचाने के लिए उसको क्या करवाना पड़ेगा? अगर हम प्रथमोपशम की बात करें तो प्रथमोपशम से, यहाँ पे प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम कुछ भी हो, प्रथमोपशम करवाने के लिए उसको पीएबी काल तक किस में रहना पड़ेगा? मिथ्यात्व में रहना पड़ेगा। अब प्रथमोपशन करवाने के लिए अगर इस बीच में पीएबी काल तक रहा तो हमारा जघन्य काल घटित नहीं हो पाएगा। तो ये जो रहेगा वो हमको किस लिए कौन से सम्यक्त्व से होगा? तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से सेकंड गुण स्थान में आया। ये उसका सेकंड गुण स्थान है, ये द्वितीयोपशम है। ठीक है, ये इसका काल देखते हैं एक बार। अब द्वितीयोपशम के पहले कहाँ से, द्वितीयोपशम वाला कहाँ पे से आता है? द्वितीयोपशम वाले को क्षयोपशमिक बनना पड़ेगा। क्षयोपशमिक के बीच में क्या हो, क्षयोपशमिक के पहले मिथ्यात्व हो सकता है क्या? मिथ्यात्व हो सकता है क्या क्षयोपशमिक के जस्ट पहले? हो सकता है। तो मिथ्यात्व में जघन्य अंतर्मुहूर्त रहा, उसके पश्चात वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में जघन्य अंतर्मुहूर्त रहा। जघन्य अंतर्मुहूर्त हो सकता है क्षयोपशमिक में? हो सकता है। हाँ, जघन्य एक समय हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सम्यक्त अवस्था में जघन्य अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ता है। तो सम्यक्त अवस्था में जघन्य अंतर्मुहूर्त के लिए रहा और उसने A4 का क्षय किया। उसके बाद वो द्वितीयोपशम अवस्था को प्राप्त किया। द्वितीयोपशम अवस्था को प्राप्त करा उसने, और द्वितीयोपशम के बाद उसको सबसे नियरेस्ट, ये उसका टोटल द्वितीयोपशम का काल है, उसको सबसे नियरेस्ट पे सासदन को प्राप्त करवाना है। अगर हम एक समय शेष रहते बोलेंगे तो वो थोड़ा और दूर हो जाएगा, हमको बिल्कुल पास में करवाना है। तो हम क्या आवली बोलेंगे का। उसको? एक समय नहीं बोल के 6 आवली का। तो यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे कितना भी टाइम रहा हो, एक समय रहा हो, 6 आवली का रहा हो, कुछ में भी रहा हो, पर ये हाँ, सासदन सेकंड गुण छोड़ने के पश्चात अगर वापस उसको वो करवाना है, वापस सासदन की प्राप्ति करवाना है, तो हमको यहाँ पर 6 आवली का छोड़ना पड़ेगा। तो 6 आवली का शेष रहते वो सासदन को प्राप्त करे, तो ये उसका ये अंतर्मुहूर्त प्लस द्वितीयोपशम भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। तो इस अपेक्षा से उसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त का हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कोई औपशमिक सम्यक जीव, कोई भी औपशमिक हो, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम, औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक्त्व से जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का कितना भी काल हो सकता है, शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करे, उस गुण स्थान में रहे। उसके पश्चात दूसरे गुण स्थान से, अब यहाँ से अंतर स्टार्ट हुआ, दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त काल तक वहां रहे। उसके पश्चात पहले गुण स्थान से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त काल तक वहां रहे। उसके पश्चात क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त काल तक वहां रहे। उसके पश्चात द्वितीयोपशम में 6 आवली का शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करे। संपूर्ण प्रक्रिया अंतर्मुहूर्त में पूर्ण करने वाला जीव कौन सा? बी सी डी में जितना अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत करते हैं उतना काल दूसरे गुण स्थान का जघन्य अंतर समझना चाहिए। क्लियर हो गया? प्रथमोपशम द्वितीयोपशम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आने वाला जो है वो द्वितीयोपशम वाला ही होगा। ठीक है, अब BCD मतलब वो BCD यहाँ पे प्रोसेस दी हुई थी, ABCD। तो ए ये वाला पार्ट लिया था और ई ये वाला पार्ट लिया है, तो वो B C और D, मतलब B मतलब मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त, C मतलब क्षयोपशमिक में अंतर्मुहूर्त, और क्या बचा? D मतलब द्वितीयोपशम का अंतर्मुहूर्त। अच्छा BCD। तो वो मिथ्यात्व से सीधा छठे गुणस्थान में ही जाएगा ना, तभी अंतर एकदम शॉर्ट पीरियड होगा ना। सीधा मतलब क्या? मिथ्यात्व से सीधा छठे गुण स्थान में जाएगा, ऐसा? है ना, तभी वो शॉर्ट पीरियड होगा ना। हाँ, लग तो वही रहा हाँ, है। क्योंकि अगर पांचवे में भेजे तो पांचवे में अंतर्मुहूर्त रहेगा, फिर छठे में जाएगा तो और लंबा काल हो जाएगा ना, बराबर। हाँ, और सातवें में द्वितीयोपशम भी नहीं छठे, भेज सकते। तो सीधा छठे में थोड़ी जाते, या सातों में जाएंगे, छठे में तो जाते नहीं है ना। मिथ्यात्व से सीधा छठे में जा सकता है ना। मिथ्यात्व जा से सकते छठा में हैं। बताया है ना, गति अभी का और अच्छा, बताया। जाता नहीं तो कैसे पहले जाएंगे? वाला 7वें तक जा सकता है तो छठे में जा सकता है। छठे में हाँ, सातों में जाके जा सकता है, नहीं तो नहीं 7वें में जाके फिर छठे में जाता है। लेकिन अगर उसको सातवें में भेजेंगे तो अंतर्मुहूर्त रहेगा, फिर छठे में उसको आना पड़ेगा ना, फिर तभी वो सातवें से तो सीधा वो दूसरे में नहीं आ सकता है।
और लंबा काल हो जाएगा, हमें शॉर्ट पीरियड वाले छठे में ही उसको लेना पड़ेगा ना। देखिए, पहले गुणस्थान से क्या बोला है कि पहले गुणस्थान की गति मार्गना में छठा गुणस्थान है, मतलब पहले गुणस्थान से डायरेक्ट छठे गुणस्थान में जा सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं होता कि पहले सातवें में जाए फिर छठे में जाए। ठीक है, तो पहले वही वही गुणस्थान की गति 6 बताइए, मतलब फर्स्ट से डायरेक्ट 6 में। जो हम सातवें से छठे में भेजते हैं ना, वो सबसे फर्स्ट टाइम की बात करते हैं। अच्छा अपने आना भाव में, हाँ, अपने भाव में सबसे पहली बार अगर संयम को प्राप्त कर रहा है, फर्स्ट गुणस्थान से ऊपर उठ के संयम को प्राप्त कर रहा है, तो उसको 7 में जाना पड़ेगा, फिर छठे में आएगा। वो भाव के सबसे पहली बार होता है, लेकिन यहाँ भाव का पहली बार नहीं है ना, क्योंकि अगर वो प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम से गिर के अगर वो उसमें आ रहा है, शासदन में आ रहा है, तो हो सकता है कि उसने पहले सातवें गुणस्थान छठे गुणस्थान को प्राप्त किया हुआ हो उसी भाव में, फिर वो शासदन में आया। ठीक है, तो फर्स्ट से पहले छठे में जा सकते हैं, और उसके बाद फिर वो छठे में जाकर के फटाफट जाते ही वो A4 की भी संयोजना करेगा, और उसके बाद वो द्वितीय ऑप्शन की प्राप्ति करेगा। ठीक है, तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान का जघन्य अंतर्मुहूर्त है। तीसरे गुणस्थान के से कहीं भी जाना है, अगर तीसरे गुणस्थान से उसको मिथ्यात्व में, दूसरे में तो जा नहीं सकता, तीसरे से अगर उसको फर्स्ट में जाना है तो भी अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा। तीसरे से ऊपर जाना है तो भी ऊपर कहाँ तक जा सकता है? जल्दी जल्दी बोलते जाइए तो आपका गति आगति भी रिवीजन हो जाएगा। चौथा पांचवा छठा में जा सकता है। चौथे पांचवे छठे में जा सकता है। अब तीसरा चौथे वाला पांचवे चौथे छठे में में, जाता है ना, पांचवे में नहीं जा सकता। तीसरा वाला कि उसकी इतनी ताकत नहीं होती, वो पांचवे में गए। तीसरा वाला सिर्फ चौथे में आने को, चौथे पांचवे छठे तीनों से आ सकता है, पर जाने वाला सिर्फ चौथे में ही जाता है। पहला ठीक है, एक बार गति आगति भी सामने खोल के रख लेते हैं, दोनों हाँ, बार एक पहला साथ और चौथा। रिवीजन हो जाएंगे। पहला और चौथा ही हो जाता है, तीसरा वाला तो। पहले की आगति कितनी है? पहले में कहाँ कहाँ से आ सकता है? 2 3 4 5 6 सब जगह से आ सकता है। ठीक है, और जा कहाँ कहाँ सकता है? 2 में नहीं जा सकता, बाकी 3 4 5 6 7 में जा सकता है। 7 से आया हुआ डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि नहीं बनता, अप्रमत्त परिणाम से डायरेक्ट मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मिथ्यात्व अवस्था से डायरेक्ट अप्रमत्तता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सेकंड गुण स्थान में बताया, सेकंड गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो 4 5 6 से आ सकता है। सातवें गुण स्थान वाला ना तो डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि बनता है, ना ही डायरेक्ट सेकंड गुण स्थान या थर्ड गुण स्थान में जाता है। ठीक है, ये हुआ। तो कहाँ से आएगा? तो 4 5 6 से आ सकता है सेकंड वाला। फर्स्ट से आता नहीं है, लेकिन गति उसकी फर्स्ट ही होती है, फर्स्ट में ही जाता है। थर्ड गुण स्थान वाला 1 नीचे से आए तो 1 से आ सकता है, और 4 5 6 से आ सकता है, लेकिन जाते में सिर्फ चौथे में ही जा सकता है। ऊपर के परिणाम, मतलब उसके परिणाम इतने विशुद्ध नहीं होते कि वो ऊपर के गुण स्थानों में जाए। 5 6 वाले को मतलब डायरेक्टली सम्यक मिथ्यात्व से डायरेक्टली वो श्रावक बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये चीजें ध्यान में रख लेना। प्रैक्टिकली सोच के रखोगे ध्यान में तो क्लिक हो जाएगा। जैसे मेरा नहीं हुआ था, वैसे आप लोग गलती नहीं करना। थर्ड से अगर कोई पूछे कि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है, क्या वो संयत बन सकता है, क्या वो श्रावक बन सकता है, तो नहीं बन सकता। सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था से सम्यक दृष्टि अवस्था प्राप्त हो सकती है, पर वो सिर्फ फोर्थ गुण स्थान वाली होती है। मिथ्या दृष्टि अवस्था फर्स्ट गुण स्थान वाली। ठीक है, और अगर वो थर्ड से जा रहा है, थर्ड से अगर वो गया, किस में गया? वो फर्स्ट में गया या फिर फोर्थ में गया। सम्यक्त्व में भी फोर्थ में अंतर्मुक्त रहना पड़ेगा, फर्स्ट में भी अंतर्मुक्त रहना पड़ेगा। फिर फोर्थ से वापस से थर्ड में आ सकता है। फोर्थ की गति क्या है? फोर्थ की गति थर्ड है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फर्स्ट से आ सकता है क्या? फर्स्ट से भी आ सकता है। तो दोनों में अंतर्मुक्त रह के वापस थर्ड में आए तो इस अपेक्षा से जघन्य अंतर अंतर्मुक्त का होता है। उत्कृष्ट कितना होगा? तो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम जो भी है, द्वितीयोपशम तो नहीं होगा, मैं प्रथमोपशम से, क्योंकि शुक्ल पाक्षिक बनते ही अंतर्मुहूर्त में वो प्रथमोपशम से कहाँ पर आ गया? थर्ड गुण स्थान में आ गया। प्रथमोपशम से जा ही सकते हैं। प्रथमोपशम से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? साधारण सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, सम्यक मिथ्यात्व भी बन सकता है, सम्यक दृष्टि में शयोपशमिक भी बन सकता है, और मिथ्यात्व अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये अगर थर्ड गुण स्थान में, प्रथमोपशम वाला थर्ड गुण स्थान में गया, और उसके बाद देशन और पुद्गल परावर्तन काल तक वो परिभ्रमण करता रहा, लेकिन थर्ड गुण स्थान का स्पर्श नहीं करा, और उसके पश्चात मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व में वो थर्ड गुण स्थान को प्राप्त करेगा। तो ये कैसे समझना? मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पूर्व मतलब मोक्ष जाने के पहले वो जीव उस भव में शायिक सम्यक्त्वी नहीं था,
मोक्ष जाने के पहले शपक श्रेणी के पहले शायिक सम्यक की प्राप्ति, शायिक सम्यक की प्राप्ति के पहले शयोपशमिक सम्यक दृष्टि, शयोपशमिक सम्यक दृष्टि के पहले सम्यक मिथ्यात्व हो सकता है। ठीक है। अब चौथा गुण स्थान की बात करें। चौथे गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? चौथे गुण स्थान से पहले से तो आ ही सकते हैं, उसके बाद ऊपर 11वें से 10वें कोई भी गुण स्थान से काल करके फोर्थ में आया जा सकता है। थर्ड गुण स्थान फर्स्ट और थर्ड नीचे से हो गए, फिर 5 6 7 8 काल करके भी आ सकते हैं, और 5 6 7 से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है। 7 से भी डायरेक्ट है ना? हाँ 7 से हाँ, डायरेक्ट है। काल करे तो है, काल करे नहीं तो 6 तक आ सकता है डायरेक्ट। काल करे तो चौथे में है, और नहीं तो सेकंड सिक्स्थ में आप। ठीक है। काल करे तो मतलब 7th से ही हमको काल करने वाली चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है। फोर्थ में आ रहा है तो कहाँ कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट से आ सकता है, अंतर्मुठ रह के फोर्थ में आ गया। थर्ड से अंतर्मुठ रह के फोर्थ में आ गया। फिफ्थ से रह के आ गया, सिक्स्थ से रह के आ गया। पर 7th से सिर्फ काल करके ही डायरेक्ट फोर्थ में जाएंगे, 8th से सिर्फ काल करके ही जाएंगे। ठीक है। फिर गति में मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो फोर्थ गुण स्थान वाला नीचे फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, अगर वो ऑप्शन में सिमेट्री हो तो थर्ड में भी जा सकता है। और ऊपर से कहाँ कहाँ? तो फिफ्थ ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता है? फिफ्थ में भी डायरेक्टली जा सकता है, सिक्स्थ में भी, और 7th में भी डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है। फिर इसमें हो गया। अब यहाँ बताया है कि जघन्य अंतर कितना होगा। तो कोई फोर्थ गुण स्थान है, फोर्थ गुण स्थान से कहाँ पे जा रहा है? अगर वो फोर्थ गुण स्थान से फर्स्ट में जा रहा है, उसको अंतर्मुख रहना पड़ेगा। सेकंड में जा रहा है तो सेकंड से वापस मिथ्या दृष्टि अवस्था में चला जाएगा, हमको जघन्य अंतर नहीं घटित कर पाएंगे। थर्ड में जा रहा है तो अंतर्मुख रहना पड़ेगा। फिफ्थ में जा रहा है तो अंतर्मुख रहना पड़ेगा। और फोर्थ से डायरेक्ट 7th में जा रहा है तो भी 7th में अंतर्मुख रह के फिर 6th में आके फिर उसको फोर्थ में, या फिर फोर्थ से मतलब अगर 7th में गया तो भी वापस फोर्थ में आने के लिए उसको जघन्य अंतर्मुख रहना ही पड़ता है। पर अगर हम 6th में भेजें, फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला अगर 6th गुण स्थान को प्राप्त करे, एक समय वहां पर रह के काल कर जाए, 6th गुण स्थान में काल कर जाए, तो उस अपेक्षा से वापस से वो 4th गुण स्थान में आ सकता है, सिर्फ एक समय रहकर। 6th गुण स्थान में सिर्फ एक समय के लिए रहकर 4th गुण स्थान में आ सकता है। इस अपेक्षा से 4th गुण स्थान का जघन्य अंतर एक समय का घटित किया है। इसमें ध्यान में रखना कहाँ कहाँ जा सकता है? 1 2 3 5 7, लेकिन 1 2 3 5 7 सब में उसको अंतर्मुहूर्त रहना पड़ेगा, फिर ही वापस आ पाएगा। लेकिन छठा ऐसा है जिसमें एक समय रह के काल कर सकता है, उसमें वापस फोर्थ में आ सकता है एक समय रह के। अब उत्कृष्ट बताए तो उत्कृष्ट में भी सेम चीज समझना। प्रथमोपशम में मान लेते हैं कि वो त्रिपुंज करने के पश्चात ही प्रथमोपशम में फोर्थ गुण स्थान को प्राप्त किया, और उसके पश्चात जब वो फोर्थ गुण स्थान को छोड़ रहा है, ठीक है, प्रथमोपशम को तो जो भी गुण स्थान प्राप्त करे, पर फोर्थ गुण स्थान को वो प्राप्त किया शयोपशमिक प्रथमोपशम के बाद। हाँ ठीक है, प्रथमोपशम के बाद ही उसको भेज सकते हैं ना। प्रथमोपशम के बाद उसको फोर्थ गुण स्थान छुड़वा देते हैं एक बार। फोर्थ गुण स्थान को प्राप्त करने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में ही उसने फोर्थ गुण स्थान को छोड़ दिया, और फोर्थ गुण स्थान को छोड़ने के बाद वो पूरे संसार काल में फोर्थ गुण स्थान का स्पर्श ही नहीं करा। हो सकता है वो 5th गुण स्थान का स्पर्श कर लिया हो, 6th गुण स्थान का स्पर्श कर लिया हो, लेकिन 4th गुण स्थान का स्पर्श नहीं करा। और ना ही वो ऊपर के 7 एंड अबव में रहते हुए काल करा, क्योंकि उसमें अगर रहते हुए काल करता तो उसको 4th गुण स्थान में आना पड़ता। ठीक है। तो इसीलिए 4th गुण स्थान में वो आया ही नहीं ऐसे करके, और लास्ट में बिल्कुल मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व वो 4th गुण स्थान को प्राप्त करे, तो उस अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर देशों और अर्धपुद्गल परावर्तन का हो जाएगा। अब 5 से 10 गुण स्थान में, 5 से 10 में शपक श्रेणी और उपशमक श्रेणी, जैसे अभी हमने 8 से 10 की बात कर ली। 8वें में भी काल 8 करेगा तो 5वें में भी काल करेगा तो चौथे में आएगा। हाँ 5वें में भी, मतलब वही कि 5 से अगर 11 में काल नहीं करेगा मतलब। 5 से 11 ठीक है, 5 से 11 में काल नहीं करेगा, पर 5 से 11 में पहुंच सकता है, पर वहां पे रहते हुए काल नहीं करेगा। पहुंच सकता है, हाँ ठीक है। नहीं पहुंच सकता ना, हाँ पहुंच सकता है, बाधा नहीं है।
मिथ्यात्व अवस्था में उसने हाँ, जा पार्टी सकता है, हाँ ठीक ठीक है। जा सकता है फिर। हाँ, पर अगर आना वो तो इंग्लिश देवता में आना वगैरह तो की चाहिए आयु बने। देवता की आयु बांध रहा है तो वो फोर्थ गुण स्थान में नहीं बांध रहा होगा, वो फर्स्ट गुण स्थान में ही बांध रहा होगा फिर, मतलब फर्स्ट वगैरह में फोर्थ में, क्योंकि अगर वो ठीक है फोर्थ में तो वो गया ही नहीं है ना, तो सम्यक्त अवस्था में तो आयु का बंध नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक्त अवस्था में अगर आयु का बंध किया तो फिर देवता के पास सम्यक्त का ओनली ऑप्शन फोर्थ गुण स्थान होता है, ऐसे ही नरगति के जीवों के लिए भी है। ठीक है, ये हुआ। अब 5 से 10 में जो बात करते हैं, पांचवा है जघन्य और जघन्य जो है वो कम से कम अंतर्मुठ रहना पड़ेगा, छठे गुण स्थान में कम से कम अंतर्मुठ रहना पड़ेगा। जघन्य अंतर्मुठ। अब पांचवे गुण स्थान की आगति कहाँ कहाँ से पांचवे में आ सकता है, 1 से 5 में आया, चौथे से पांचवे में आया, छठे से पांचवे में आया। ठीक है, कुछ भी हुआ तीनों में से वो पांचवे में आया, और पांचवे के बाद मान लेते हैं वो 1 में गया, अंतर्मुठ रहना पड़ेगा। दूसरे में गया, पांचवे से दूसरे में गया तो उसको एक समय रह भी लिया तो भी मिथ्यात्व अवस्था में जाना पड़ता है, अंतर्मुठ रहना पड़ता है। पांचवे से थर्ड में गया, अंतर्मुठ रहना पड़ेगा। पांचवे से चौथे में गया, अगर एक समय रहा, एक समय मतलब पांचवे में जाके चौथे में रहा, एक समय भी रहा, तो एक समय रहा मतलब क्या हुआ, पहली बात तो पांचवे से गया हुआ चौथे में एक समय रह नहीं सकता। हाँ, कोई से भी गुण स्थान से चौथे, हाँ चौथे की एक समय की स्थिति बताई है ना, चौथे में कि तो एक चौथे के समय रह ही अंतर्मुठ, नहीं सकता। हाँ चौथे के अंतर्मुठ, चौथे में भी उसको रहना ही पड़ेगा अंतर्मुठ के लिए। छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में वो पांचवे से अगर छठे में जा रहा है तो तो उसको अंतर्मुठ अंतर्मुठ। रहना पड़ेगा। अगर वो काल कर गया तो वो उस काल करने की अपेक्षा तो फोर्थ में ही चला जाएगा, तो फिर पांचवे से सातवें में गया तो भी उसको अंतर्मुठ रहना पड़ेगा। मतलब पांचवे से वो कहीं भी जाए उसको वापस पांचवे में आने के लिए अंतर्मुठ तक तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी ये हो गया। अब पांचवें गुण स्थान की ये देख ली हमने, अब छठे गुण स्थान की बात कर लेते। छठे से आया हुआ कहाँ कहाँ से, तो फर्स्ट से आया हुआ हो सकता है, फोर्थ से छठे में आया, फिफ्थ से छठे में आया, सेवेंथ से छठे में आया, एट्थ से डायरेक्ट सिक्स्थ में नहीं आते, थर्ड वाला भी नहीं आ सकता, और सेकंड वाला तो फर्स्ट में ही जाएगा। फिर गति, सिक्स्थ गुण स्थान वाला कहाँ कहाँ जा सकता है, तो सिक्स्थ गुण स्थान वाला फर्स्ट में जाएगा तो उसको कितना रहना पड़ेगा, अंतर्मुठ। सेकंड में जाएगा तो एक समय रह के भी अंतर्मुठ मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। थर्ड गुण स्थान में अंतर्मुठ रहना पड़ेगा, फोर्थ गुण स्थान में अंतर्मुठ रहना पड़ेगा, फिफ्थ गुण स्थान अंतर्मुठ रहना पड़ेगा, सेवंथ अंतर्मुठ रहना पड़ेगा। तो सिक्स्थ की भी जगह अंतर अंतर्मुठ का हो गया। सेवंथ गुण स्थान कहाँ कहाँ से आ सकता है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और परिणामों में मलिनता आई तो एट्थ से भी सेवंथ में आ सकता है। अब सेवंथ से कहाँ कहाँ जा सकता है, तो सेवंथ से काल करके वो फोर्थ गुण स्थान में जा सकता है, ये जा ध्यान में सकता रखना है। है। सातवें गुण स्थान वर्ती काल करे तो चौथे में जाता है, और अवरोहण करके छठे में जा सकता है, आरोहण करके आठवें में जा सकता है। ठीक है, अब वो मान लेते हैं कि सेवंथ से फोर्थ में गया, वो काल करके गया, अंतर्मुठ रहा, और फिर वापस सेवंथ में आ सकता है क्या, क्योंकि नहीं, वो सेवंथ से काल करके गया है तो वो देवता देवलोक में बन। गया, और देवलोक में सेवंथ गुण स्थान नहीं है, तो सेवंथ से फोर्थ में गया, फोर्थ से वापस सेवंथ में आए, ऐसा नहीं हो सकता। फोर्थ से सिक्स्थ में गया, अंतर्मुठ रहा, वापस सेवंथ में आ जाए, हो सकता है। सेवंथ से एट्थ में गया, एट्थ में अंतर्मुठ रहे, वापस सेवंथ में आ सकता है क्या, आ सकता है। अरे हाँ, एट्थ में अंतर्मुठ रह के वापस सेवंथ में कैसे आएगा, एक समय में भी आ सकता है ना दूसरी चीज। वो तो नाइन्थ में जाएगा ना, अब एट्थ वाला आरोहण तो हो नाइन्थ में जाएगा। जाएगा ना, तो सेवन से अवरोहण एट में गया, ठीक है, सेवन से एट में गया तो वापस सेवन में थोड़ी ना आएगा, एट में सेवन से जाने के एट में बाद गया में तो तो फिर वो चैन ही चढ़ेगा वो तो, फिर तो हाँ फिर एट तो में शेर गया नहीं तो चढ़ेगा, चैन ही चढ़ेगा। इसीलिए एट में, एट से वापस, और सेवन से एट में गया, फिर नाइन, फिर टेन, फिर इलेवन, फिर वापस टेन, फिर नाइन, फिर एट, फिर सेवन में आएगा, तो वो तो वैसे ही काल बहुत बड़ा हो गया। हम तो जगह की बात कर रहे कि गया और वापस आ गया,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 के संबंधी भी नहीं हो सकता, चौथे में भी, 8वें में भी। सिर्फ 6th में रह के अंतर्मुठ रहा और 7वें में वापस चला गया। 8वें गुण स्थान में आया हुआ, नीचे से आएगा तो सिर्फ 7 से आ सकता है, ऊपर से आएगा तो सिर्फ 9 से आ सकता है। ये गुण स्थान आरोहण है, ये गुण स्थान अवरोहण है। जाएगा कहाँ कहाँ? 8 वाला काल करे तो चौथा, अवरोहण करे तो 7वां, आरोहण करे तो 9वां। ठीक है। अब अगर वो 8वें से चौथे में गया, काल करके गया, वापस 8वें में नहीं आ सकता। 8वें से 7वें में गया, 7वें से वापस 8वें में आ जाएगा क्या? जस्ट नहीं 8 से 7 में गया, 7 नहीं, से 6 में वापस जाएगा वो, 6 में जाएगा ही, 6 में जाना पड़ता है उसको, पूरा 6 नीचे में तक जाना जाना पड़ेगा। पड़ता है। अगर द्वितीयोपश्रम समक्ष है तो उसको पूरा हाँ पूरा 6 तक तो जाना ही पड़ता है उपशम श्रेणी वाले को। ठीक है। फिर 8 से 9 में गया, 9 से वापस 8 में आ जाएगा क्या? नहीं 10 में तो जाएगा। तीनों कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा कि वो जाके वापस आ जाए। तो फिर हाँ, क्या होगा? 8 से 4 में जाएगा, 4 के बाद बहुत लंबा काल तक वो 4th में रह जाएगा, 4th 1st वगैरह। 8 में आने में बहुत बड़ा हो गया। अब अंतर देखना है तो 8 से 7 में गया, 7 से नीचे गया 6ठे में, 6ठे से वापस से 6ठा 7वां करके द्वितीय उपशमक श्रेणी आरोहण करना फिर से स्टार्ट किया और 8वें में आ जाए, ऐसा हो सकता है। और ऊपर देखें तो ऊपर 9th में गया, 9 से 10 11 में गया, 11 से वापस 10 9 में आया, फिर 8 में आया। तो हम ये कह नहीं सकते कि ऊपर जाके मतलब आरोहण के बाद अवरोहण में वापस फिर 8th में आया तो ज्यादा टाइम लगता है, या फिर नीचे गिर के 7 और 6 में जाके वापस से द्वितीयोपशम प्राप्त करे, मतलब द्वितीयोपशम प्राप्त तो क्या, द्वितीयोपशम अवस्था में ही वापस उपशम श्रेणी का आरोहण करे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। पर जो भी टाइम लगेगा अंतर्मुठ मिनिमम लगेगा। 9th गुण स्थान है। 9th गुण स्थान कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? अवरोहण हो तो 10th से, आरोहण हो तो 8th से। अगर 9th गुण स्थान से जाना है, काल करे तो 4th में, अवरोहण हो तो 8th में, आरोहण हो तो 10th में। अब अगर 9th से 8th में गया, 8th में जाके वापस 7 6 में जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस 8 में 9 में जाएगा। फिर 10 से करें तो 10 में गया, 11 में गया, वापस 10 में आया, फिर 9 में आया। कुछ कह नहीं सकते, जो भी काल लगे पर जगह ने अंतर्मुठ लगेगा। 10th गुण स्थान आरोहण हुआ है तो 9th से, अवरोहण हुआ है तो 11 से। 10th में जाने वाला कहाँ जाएगा? काल करेगा तो इसमें 4th में जाएगा, अवरोहण होगा तो 9th, आरोहण होगा तो उपशमक श्रेणी का आरोहण है तो 11th में, शपक श्रेणी का आरोहण है तो 12th में। ठीक है। इसमें अगर 10th में गया, 10th में जाके मतलब 4th गुण स्थान है, 10th गुण स्थान से 4th में गया, मतलब वो काल कर गया है, वापस 10th में अभी आएगा नहीं। फिर 9th में गया, 9th से 8th में जाना पड़ेगा, 7th में, 6th में, फिर वापस से आरोहण करके 10th तक पहुंचेगा, तो उसमें भी टाइम अंतर्मुठ लगेगा। 11th में जाएगा, 11th में अंतर्मुठ रहा, वापस 10th में आया, उसमें भी अंतर्मुठ लगेगा। 12th में गया, 12th से वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है। जो भी है जगह ने अंतर्मुठ का हो गया। 11th गुण स्थान की बात करें, 11th गुण स्थान कहाँ से आ सकता है? 10th में। कहाँ जा सकता है? काल करे तो 4th में, और नहीं तो अवरोहण हो तो 10th में। आरोहण होता नहीं है 11 से। 11th गुण स्थान में फर्स्ट टाइम, अच्छा जगह की बात करें, हमने उत्कृष्ट डिस्कस नहीं करे ना सबके। हाँ ठीक है, उत्कृष्ट वही ध्यान में रख लेना कि जो जो भी उत्कृष्ट है देशों ने अर्धपुद्गल परावर्तन, उसमें शुक्ल पाक्षिक बनते ही अंतर्मुठ में वो गुण स्थान प्राप्त किया, और फिर मोक्ष अवस्था के जस्ट अंतर्मुठ पहले वो क्या होगा? चरम भाव में उस गुण स्थान को प्राप्त करेगा। और अगर हम 8 9 10 की बात करें तो फर्स्ट टाइम उपशमक श्रेणी और लास्ट टाइम शपक श्रेणी, जो बीच में जो अंतर हमको घटित करवाना है। और अगर 11th गुण स्थान की बात करें तो दोनों उपशमक लेना पड़ेगा, क्योंकि ओनली उपशमक श्रेणी वाला ही 11th में जाता है। तो पहले जो सबसे स्टार्टिंग शुक्ल पाक्षिक बनते ही वो अंतर्मुठ में 11th गुण स्थान को प्राप्त करे, वो उपशमक श्रेणी होगा। और उसके बाद में लास्ट में जो उपशमक श्रेणी हो सकती है, 11th गुण स्थान जो हो सकता है, वो उसका द्विचरम भाव होगा। क्योंकि चरम भाव में यहाँ पे 8 9 10 में तो हमने शपक श्रेणी में उनको चरम भाव में बता दिया था, पर 11th गुण स्थान में द्विचरम भाव में ही 11th गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद लास्ट चरम भाव में वो शपक श्रेणी का आरोहण करता है। इस अपेक्षा से उसका जो ड्यूरेशन है उत्कृष्ट, वो तो देशन और अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही रहेगा, लेकिन कब होगा? तो मोक्ष जाने के द्विचरम भाव में।
द्विचरम भव में, मतलब मोक्ष जाने के पूर्व द्विचरम भव में। ठीक है, और कुछ था क्या इसमें? शुक्ल पाक्षिक होते अंतर्मुठ के अंदर कोई जीव 11वें गुण स्थान को प्राप्त करे, उसके पश्चात देशनाथ पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करते हुए मोक्ष जाने के पूर्व द्विचरम भव में 11वें गुण स्थान को पुनः प्राप्त करे तो उसका उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब 12th गुण स्थान देख लेते हैं। आगति कहाँ की होगी? 10th से आया हुआ 12th में जाता है, 12 से 13 में जाएगा, 13 से वापस 12 में आ नहीं सकता, तो इसमें 12 का अंतर हो गई नहीं। 13 से 12 से 13 में आया, 13 से 14 में गया, वापस अवरोहण होगा नहीं, तो अंतर घटित कर नहीं सकते। 14 गुण स्थान 13 से 14 में आया, 14 से मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुआ, उसके बाद वो वापस कर नहीं सकते, मतलब वापस 14th में नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब इसमें बताया है कि ये कौन से गुण स्थान होते हैं, ये अंडरलाइन कर लेना, ये अप्रतिपाती गुण स्थान है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रतिपाती गुण स्थान कौन कौन से हैं, तो एक बार अगर उस गुण स्थान से मतलब चले गए, हट गए वहां से, तो उसके बाद फिर वो वापस से उस गुण स्थान में नहीं आएंगे, उनका पतन नहीं होता। प्रतिपाती मतलब वापस से उसमें आ रहे, अप्रतिपाती मतलब वापस से नीचे नहीं गिरते। इन गुण स्थानों को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से पतन नहीं होता, अतः मोक्ष जाने के पूर्व गुण स्थानों को एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं, तो अंतर नहीं होता। ठीक है, ये अंतर द्वार कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ में हमने गति आगति को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दीदी दंडक बताओगे क्या? दंडक पेज नंबर 68 अरे यार, 8। दंडक होते हैं, दंडक का अर्थ होता है पंक्ति क्रमिक रूप से कहने की पद्धति। किसी भी फॉर्मेट, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बोला जाता है, क्रम पूर्वक बोलते हैं। कि अगर हमको संज्ञा की बात करनी, अगर हमको लेशिया की बात करनी, अगर हमको गति की बात करनी, कुछ की भी बात करनी, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 करके 24 नंबर बोल देंगे। उसमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये इसी क्रम में हम बात करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं दंडक। तो ऐसे जो दंडक होते हैं वो 24 वर्गणाओं के बारे में बताया जाता है। तो जीवों एवं 24 जीव वर्गणाओं के क्रमानुसार इसी क्रम से किसी भी विषय का स्पष्टीकरण, किसी विषय का वर्णन करने वाले सूत्रों को आगम में दंडक कहा है। ठीक है, तो ये जो दंडक जो भी मतलब किसी भी चीज को हम बात करते हैं, जिस भी विषय के बारे में बात करते हैं, उनको इन 24 पॉइंट्स में 24 जीव वर्गणाओं में उनको क्रम पूर्वक बोलते हैं। तो ये 24 जीव वर्गणा कौन सी है? पहली नैरेक, दूसरी से लेकर 11वीं तक ये 10 भवनवासी देव है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्धि कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, ये 10 भवनवासी देव हो गए। उसके बाद 5 स्थावर, 5 स्थावर की कहाँ होगी? 12 से 16 तक। पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, स्थावर हो गए। अब एकेंद्री कंप्लीटेड। अब विकलेंद्री की बात। विकलेंद्री में पहले द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री। द्विंद्री में 17, त्रिंद्री 18 और 19 नंबर पर चतुरिंद्री। जब भी हम बोल रहे हैं कि जैसे हम बोले कि हम 21वीं वर्गणा की बात कर रहे हैं, 21वीं वर्गणा की संज्ञा बता रहे हैं, 21वीं वर्गणा में लेशिया बता रहे हैं, तो हमको क्या समझना कि हम मनुष्य की अपेक्षा बात कर रहे हैं, मतलब मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका ये एक क्रम, सीरियल नंबर, रोल नंबर उनको अलॉट कर दिया गया। ठीक है, अब ये हो गया द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री। अब हम पंचेंद्री पे आते हैं, तो पंचेंद्री में हमारे पास तिर्यंश भी है, मनुष्य भी है, नैरेक जीव भी है और देवता भी है। नैरेक और देवता की बात हमने कर ली है, बहुत कुछ तो कर ली है, कुछ देवता भी रह गए। ठीक है, लोक के नक्शे के हिसाब से हम अगर देखें तो सबसे नीचे की हमने बात करी है नरक गति के जीवों की। भवनवासी की हमने वहीं पे बात कर ली, क्योंकि उनके भवन भी मतलब नरक में ही होते हैं, उनकी हमने बात कर ली। उसके बाद फिर तिरछा लोक में आए, एकेंद्री की, द्विंद्री की, त्रिंद्री की, चतुरिंद्री की बात करी। अब तिर्यंश पंचेंद्री की बात कर लेते हैं, फिर मनुष्य की बात करेंगे, फिर ऊपर के देवों में जाएंगे। तो ये हो गई पंचेंद्री तिर्यंश की 20वीं, फिर मनुष्य की 21वीं। फिर वाणव्यंतर देव, ज्योतिष्क देव,
और वैमानिक देव। मानवंतर देव भी तिरछा लोक में रहते हैं, उनके बारे में बात कर ली। ज्योतिष्क देव थोड़े ऊपर है, वैमानिक देव ऊपर। तो ऐसे करके इस क्रम से हमने बात करी है। अब ये जो 24 दंडक है, इन 24 मतलब 24 जीव वर्गणा है, इन 24 जीव वर्गणाओं में कौन कौन से मतलब कौन कौन सी वर्गणा कौन कौन से गुण स्थान में पाई जाती है, इसके बारे में बात करना है। सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान की बात करें तो फर्स्ट गुण स्थान में ये सभी पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त ना किया हो। सभी जीव मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, मतलब इन 24 वर्गणाओं के। तो 24 की 24 वर्गणा फर्स्ट गुण स्थान में पाई जा सकती है। फिर सेकंड गुण स्थान है सासाधन। अब सासाधन वाला कौन है? तो हमने क्या बताया कि एक यहाँ पे हम किसकी अपेक्षा बात करें, आगम के अकॉर्डिंग। और आगम के अकॉर्डिंग एकेंद्रीय जीव क्या होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। सिर्फ विकलेंद्री में ही सेकंड गुण स्थान पाया जा सकता है, और वो भी अपर्याप्त अवस्था तक पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अपर्याप्त अपर्याप्त की तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना बताना है कि द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय में सेकंड गुण स्थान हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो हम स्थावर को हटा देते हैं और शेष सभी प्रकार के जीवों में क्या सेकंड गुण स्थान पाया जा सकता है, सेकंड गुण स्थान उनमें हो सकता है। तो कितनी हटाई हमने? 5 स्थावर हटाई। तो 24 में से 5 माइनस करेंगे तो 19 जो जीव वर्गणाएं हैं सेकंड गुण स्थान में, सेकंड गुण स्थान उन जीवों में हो सकता है। फिर थर्ड और फोर्थ गुण स्थान। थर्ड गुण स्थान की बात करें, सम्यक मिथ्यात्व अवस्था सिर्फ पंचेंद्रिय पर्याप्त में ही होती है। इसलिए पंचेंद्रिय पर्याप्त क्या क्या है? नैरेक है, 10 भवनवासी देव हैं, उसके बाद फिर एकेंद्रीय नहीं है, विकलेंद्रीय नहीं है, और फिर नीचे के पंचेंद्रीय हैं। ये सब तिर्यंश पंचेंद्रीय हुआ, मनुष्य, वैमानिक, ज्योतिष, वैमानिक, ये सब पंचेंद्रीय। इनमें थर्ड गुण स्थान पाया जा सकता है। हमको माइनस क्या करना है? 5 तो स्थावर का और 3 विकलेंद्रीय का। तो 24 में से 8 माइनस करे तो 16 वर्गणा है, तो 16 थर्ड गुण स्थान में होगी। फिर फोर्थ गुण स्थान है। फोर्थ गुण स्थान में चारों गति के जीव हो सकते हैं, पंचेंद्रीय जीव ही होंगे। तो हम वापस से ये 5 और 3 8 माइनस कर देंगे, और चौथे चारों गति के जीव हम ले सकते हैं। ठीक है, अब फिर बात करते हैं, 16 हो गया। अब पांचवा गुण स्थान, पांचवे में देवगति और नरक गति के नहीं होंगे, तो वैकरी की वर्गणा हमको हटा देनी है, और शेष जो भी दारिक की वर्गणा बची उसमें एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय नहीं होंगे। तो एकेंद्रीय 5 नहीं होंगे, विकलेंद्रीय 3 नहीं होंगे, और देवता के भी नहीं होंगे, नरक गति के भी नहीं होंगे। तो कितने हट गए? एक नरक गति का था, 10 भवनवासी के थे, उसके बाद फिर यहाँ पर हाँ, फिर उसके बाद 5 स्थावर थे, 3 विकलेंद्रीय थे, और फिर वाणव्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। मतलब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ पंचेंद्रिय, तिर्यंश और मनुष्य बचे। तो ये जो 2 वर्गणाएं हैं, ये 5वें गुण स्थान में, ये मतलब 5वां गुण स्थान इन दोनों वर्गणाओं में ही होता है, तिर्यंश पंचेंद्रिय में या फिर मनुष्य में। फिर छठे से 14वें की बात करें तो छठे से 14वां सिर्फ मनुष्य हो सकता है, तिर्यंश पंचेंद्रिय भी नहीं हो सकता है संयत, तो सिर्फ एक ही वर्गणा होगी, मनुष्य की। हो गया क्लियर? स्थिति में पहले गुण स्थान का थोड़ा बताओ। क्या? पहले गुण स्थान स्थिति वाला द्वार। बताया ना। हाँ, स्थिति द्वार 3 टाइप का होता है, क्योंकि पहले गुण स्थान में अभव सिद्धिक जीव भी होते हैं, अनादि भव सिद्धिक जीव भी होते हैं, और शादी वाले भी होते हैं, जो फर्स्ट गुण स्थान को मतलब सम्यक को प्राप्त करने के पश्चात, मतलब जो शुक्ल पाक्षिक बन चुके हैं, ऐसे वाले भी होते हैं। जो शुक्ल पाक्षिक नहीं बने, कृष्ण पाक्षिक भी हो सकते हैं, और अभव सिद्धिक भी हो ही सकते हैं। तो जो अभव सिद्धिक होते हैं वो हमेशा अनादिकाल से वो थे, और हमेशा वो फर्स्ट में ही रहेंगे। तो अनादि अपर्यवसित का भंग उनकी अपेक्षा घटित होता है। अनादि अपर्यवसित को स्थिति के रूप में भी काउंट किया है कि कितनी स्थिति है उसकी, तो अनादि अपर्यवसित है, क्योंकि उसकी स्थिति की कभी बिगनिंग नहीं हुई है और उसकी कभी एंडिंग भी नहीं होगी, इसलिए। फिर अनादि सपर्यवसित, मतलब अनादिकाल से वो भव सिद्धिक जीव है, जो अभी तक सम्यक अवस्था को प्राप्त नहीं करे, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, पर कभी ना कभी हो, क्योंकि वो भव सिद्धिक है इसलिए वो कभी ना कभी मिथ्यात्व अवस्था को छोड़ के और मोक्ष अवस्था मतलब सम्यक अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा अनादि सपर्यवसित रहता है। सादी सपर्यवसित में
बिगनिंग भी हुई है और एंडिंग भी होगी। भवसिद्धिक जीव ही होंगे, लेकिन भवसिद्धिक जीव ऐसे जिनने सम्यक को प्राप्त कर लिया फिर वापस से मिथ्यात्व में आए, तभी उसी अपेक्षा से मिथ्यात्व की बिगनिंग हुई है। मिथ्यात्व की बिगनिंग हुई, अंतर्मुठ मिथ्यात्व में रहा, वापस सम्यक को प्राप्त कर लिया, उसकी एंडिंग हो गई मिथ्यात्व की। तो इस अपेक्षा से जघन्य अंतर्मुठ का काल घटित हो सकता है, मतलब स्थिति हो सकती है फर्स्ट गुण स्थान की। उत्कृष्ट बात करें तो उत्कृष्ट फर्स्ट जैसे ही वो मिथ्यात्व अवस्था, मतलब मिथ्यात्व अवस्था को उसने मतलब प्रथमोपशम किया, शुक्ल पाक्षिक बनते ही प्रथमोपशम प्राप्त किया, मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त कर लिया। मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात वो पूरा अपने पूरे लाइफ लॉन्ग देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन काल तक, लाइफ लॉन्ग तो क्या, लाइफ तो छोटी सी एक ही भव की, पूरा संसार काल तक जितना उसका देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन था, पूरे काल तक वो मिथ्यात्व में ही रहा, एक भी बार उसने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं करा। और फिर वो किस में चला गया, इसमें शपथ श्रेणी में लास्ट भव तक पहुंचा। शपथ श्रेणी में जस्ट अंतर्मुठ पहले उसने शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए शयोपशमिक सम्यक्त्व, शयोपशमिक सम्यक्त्व के लिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करी, तब जाके उसके मिथ्यात्व की एंडिंग हुई। ठीक है, इस अपेक्षा से पूरा देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन का काल घटित होगा। क्लियर हो गया? वो हाँ उत्कृष्ट हो गया ना। हाँ, उत्कृष्ट हो गया। हम्म। ठीक है, और कोई डाउट है? 23 से 29 वाले में सत्ता वाला हाँ, पूछिए। जय जिनेन्द्र। सत्ता वाला क्या? ये पेज पहला नंबर पेज नंबर 69 69। 69, ठीक है। इसमें क्या देखना है? ये नरकायु, तिरंचायु और ये अनंत अनुबंधी चतुष्टय पूरा। अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता वाला जीव श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता, इसलिए 8वें गुण स्थान से ऊपर उसकी सत्ता नहीं होगी, तो 1 से 7 तक ही उसकी सत्ता होगी। अब 1 से 7 में भी पहले और दूसरे में उसका बंध कंपलसरी होता है। बंध कंपलसरी होता है मतलब सत्ता हो या ना हो जीव में, जैसे ही उसका फर्स्ट और गुण स्थान में जाते ही बंध हुआ, मतलब उसकी सत्ता क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पर थर्ड एंड अबव, थर्ड से 7वां गुण स्थान में विसंयोजक जीव भी हो सकता है, सत्ता वाला भी हो सकता है, इसलिए 3 से 7 में उसकी भजना रखी है। और अयोग्य गुण स्थान क्या होंगे, तो अयोग्य 8 से 14 होंगे, क्योंकि इसमें उसकी सत्ता वाला जीव श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता। अगर नरक आयु तिर्यंच आयु की बात करेंगे तो नरक आयु और तिर्यंच आयु की सत्ता वाला जीव भी श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता, क्योंकि जो वर्तमान में भोगी जा रही आयु है वो मनुष्य आयु है, और अगर श्रेणी का आरोहण करना है तो वो या तो अबद्ध आयु हो या फिर वैमानिक देव की आयु बांधी हुई हो। तो देवायु और मनुष्य आयु की सत्ता के रहते श्रेणी का आरोहण हो सकता है, लेकिन नरक आयु तिर्यंच आयु बांधी हुई हो तो श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकते। श्रेणी नहीं कर सकते मतलब 1 से 7 गुण स्थान में उसके सत्ता योग्य गुण स्थान है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। अयोग्य में 8 से 14 डाल दिया। अब जब भजना और नियमा की बात करेंगे तो आयु की सत्ता, 4 आयु की सत्ता बोलते हैं कि हर जीव में 4 आयु की सत्ता की भजना ही होती है, क्योंकि किसी जीव में की मैक्सिमम 2 ही सत्ता हो सकती है, वर्तमान की भोगी जाने वाली आयु और नेक्स्ट भव की जो बांधली है बद्धायु। तो ये दोनों आयु के अलावा शेष आयु की भजना, मतलब वो शेष आयु सत्ता में नहीं है, तो उस आयु का होना और नहीं होना दोनों बात भी नहीं होता। किसी भी गुण स्थान में उसकी सत्ता कंपलसरी नहीं होती। अब नियमा भजना होगी तो सत्ता 1 से 7 वाला नरक आयु तिर्यंच आयु की सत्ता है तो भी 1 से 7 में जा ही सकता है, सत्ता नहीं है तो भी 1 से 7 में जा ही सकता है। मतलब हाँ ठीक है, वो बद्ध आयु की बात करें तो बुद्धिमान आयु तो रहेगी उनकी, तभी वो जा रहा है 1 से 7 में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आरोहण तो मनुष्य आयु करता है ना। आरोहण करने वाला भोगी जाने वाली बुद्धिमान आयु मनुष्य की होगी। तो बद्ध आयु, तिरंच आयु और मतलब नहीं, बद्धायु यही होनी चाहिए, देवायु हो तो ही वो श्रेणी का आरोहण कर सकता है, ये रूल होता है।
तिर्यंच आयु अगर सत्ता में है, बांध ली है, तो फिर श्रेणी का आरोहण नहीं कर पाएगा। हाँ, वो तो उसको वापस भोगनी पड़ेगी। तो देव आयु तो फिर वापस भोगनी ही पड़ेगी ना वैसे, अगर वो सत्ता शिफ्ट कर रहा है। अगले भाव में भोगेगा, पर उसके साथ में वर्तमान के मनुष्य भाव में श्रेणी का आरोहण कर ही सकता है। ओके। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों के और कुछ भी अगर डाउट्स लग रहे हैं एग्जाम रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड, क्वेश्चन मैडम ये ना पेपर रिलेटेड, जो भी आप मैडम लोगों के डाउट रहे, तो आप लोग कल एक्सपर्ट क्लास प्रीति आंटी लेंगे, तो आप उनसे जो भी है ओपनली डिस्कस कर लेना। बाकी कुछ रहता है तो ठीक, आगे की क्लास में अगर आप लोग को आवश्यकता लग रही है कि एक बार को लेना है गुणस्थान स्वरूप का रिवीजन जो भी, तो 1-2 दिन की क्लास में ले लेंगे, और नहीं तो फिर आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कम ही दिन बचे हैं। मैडम एक सजेशन मैडम, आप ना ये 8:15 ले लो ना, प्रत्येक में टाइम रहता है उस टाइम 8 बजे हमारे। अच्छा ठीक है, वैसे तो अभी मतलब ठीक है, अभी तो लगभग एग्जाम हो जाएगी आपकी, तो क्लासेस कम ही होना है। बाकी 7:10 फिर तो आगे हाँ दीदी हाँ सातवें हाँ, गुणस्थान में बद्ध नरक आयु कैसे हो गई? सातवें गुणस्थान में हो सकती है, हो सकता है कि उसने किसी जीव ने पूर्व भाव मतलब उस भाव में पहले नरक आयु का बंध कर लिया, उसके बाद फिर दीदी वो मित्र संयत बना। तो सैंपल पेपर नहीं भेजा मैडम आपने? मेरे पास नहीं आया, मैंने आंटी को बोला है, आंटी से पूछ के रखा है, वो ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो वो डाल देंगे। दीदी इस बार और क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत कम नहीं के बराबर हुआ है, और आंटी तो इतना हार्ड पेपर बनाती है, आप लोग एकदम बिल्कुल बोर्ड का जैसे आंटी से बोल देना, ये बात बोर्ड आप का लोग पेपर एक्सपर्ट बनाती क्लास है में बोल सकते हैं। दीदी। दीदी डाउट पहले नहीं से रखते हैं। बताओगी क्या? एकदम अहो ट्रिकी क्वेश्चन बनाती है दीदी तो, आंटी तो। अहो ऑब्जेक्टिव में आचार्य लिखे भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। एक बात आप लोग के ध्यान में दिलानी थी कि ये जो स्थिति बता रहे हैं ना, इसमें 12वें गुणस्थान की जो जघन्य मतलब सॉरी जघन्य और उत्कृष्ट लिखी हुई है ना, ये लाइन कट कर देना। जघन्य से उत्कृष्ट संख्या गुण अधिक होती है, लाइन कट कर देना, और यहाँ पे अजघन्य अनुत्कृष्ट आएगा। ऑफिशियली कल आप लोग आंटी से पूछ लेना कि क्या ऑफिशियली हम इसको कर सकते हैं क्या, मतलब है वैसे तो वो बात संशोधन में हो गई है, आप लोगों तक ऑफिशियली नहीं पहुंचाई है, मैंने उनसे 2-3 बार पूछा है, पर वो आप लोग ये कट कर देना। जघन्य और उत्कृष्ट अलग अलग नहीं होता, सिर्फ एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, अजघन्य अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त की होती है, ये लाइन कट कर लेना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ आता है करता है, तो आप लोग आपके हिसाब से आंसर लिख देना, दोनों आंसर मान्य हो जाएंगे, ये बुक के अकॉर्डिंग ये है। वैसे सबसे बेस्ट होगा कि आंटी से आप डायरेक्टली कल पूछ लें कि क्या करना है, मैडम इसका बताया ठीक ना है। कुछ संशोधन हो अधिक है। चुका है इसका कि ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। आपने इसमें कुछ मैडम बताया था कुछ अधिक है, इसमें कुछ अधिक उस अंतर में से कुछ अधिक रहता है, ऐसा बताया था आपने पहले। हाँ कुछ अधिक रहता है, पर अब वापस से संशोधन, हमने भी यही पढ़ा था कि जघन उत्कृष्ट अलग अलग नहीं होता, इक्वली रहता है, फिक्स्ड रहता है अजघन आज उत्कृष्ट, लेकिन आप लोगों के आपने बुक करवा में दिया आया था। था, तो वो वापस से संशोधन हो चुका है, ठीक है। आज जय